जो राजनीति शुरू हुई थी वो वहाँ से थी। एक 13% जनसंख्या, जो एक 60% जनसंख्या के जब अधिकार उनको मिल रहे थे तो उन्होंने पूरे देश में आग लगा दी। और ओबीसी की जो महिलाएं हैं उनको कोई रिजर्वेशन नहीं दिया गया। अब ये जो इनकी जो महिलाएं हैं जो पहले से एस्टेब्लिश होकर बैठे हैं, ये उस एंट्री से उन्हीं महिलाओं को लेकर आएंगे। ना तो इसमें ओबीसी का प्रतिनिधित्व होगा, ना एक सामान्य परिवार से आने वाली लड़की जो है उसका प्रतिनिधित्व होगा। बाबा साहेब ने कहा था कि अगर देश चलाना है और अपना अधिकार मांगना है तो सबसे पहले अपने बच्चों को एडमिनिस्ट्रेशन भेजो, पॉलिटिक्स में भेजो। कावड़ लाने के लिए तैयार मत करो या कलर बनाने के लिए तैयार मत करो। लेकिन हमने सिर्फ अपने बच्चे कावड़ लाने के लिए तैयार किए, कलर बनाने के लिए तैयार किए। कहीं पर भी आपको अपनी आवाज़ रखने का, अपनी बात रखने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। हर चीज़ जो है, हर सिस्टम जो है एक आइडियोलॉजी के अनुसार जो है बदल दिया जाता है। मंदिरों में जाने का अधिकार तो हमारे पास थे ही नहीं, और औरतों की गिनती तो समाज में कहीं पर थी ही नहीं। ना मंदिरों में थी, ना समाज में थी, ना परिवार में थी। उन सबको अगर हक दिलवाने का जो काम किया है तो बाबा साहेब अम्बेडकर हैं। इसलिए मैं उनको, अगर औरतों का अगर कोई भगवान है तो मैं मानती हूँ बाबा साहेब अम्बेडकर हैं। और आज उनके परिनिर्वाण दिवस पर ये जो शुरुआत की गई है भाई वीरेंद्र सिंह जी और अन्य जो मेरी बहनें हैं या जो समस्त टीम के जो लोग हैं, सभी का भी हार्दिक अभिनंदन कि साहस आपने करने का काम किया। क्योंकि इस टाइम जो देश में जो हो रहा है उसमें हर कोई जो है वो बाहर नहीं आना चाहता है। हर किसी को डर लग रहा है, अपनी बातों को रखने से भी डर लग रहा है। अब जैसे आज का जो मुद्दा है उसमें बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं भी IAS की एस्पिरेंट रही हूँ, उसमें लेटर एंट्री जैसे स्टार्ट करें। सबसे पहली कमी तो ये है कि हमारी जो कम्युनिटी के लोग हैं, सर भी बैठे हैं राज्यसभा सांसद, हो सकता है कि मेरी बात बुरी लग जाए मुझे। बात यह है कि हमारी जो कम्युनिटी के लोग हैं, चाहे वो संसद में हो चाहे वो बाहर हो, वो कभी हमारे मुद्दों की बात कभी उठाते ही नहीं है संसद में। अगर उठाई है तो सिर्फ इतनी बात से जो है थोड़ी सी एक लेटर लिख के और थोड़ी सी 5 मिनट की एक जो उनकी स्पीच है उस पर आके ख़त्म हो जाती है। देखेंगे कि आप लेटर एंट्री जब शुरू करी, IAS के अंदर लेटर एंट्री की जब शुरुआत हुई, हमारे किसी भी MP MLA ने या किसी ने भी या समाज के लोगों ने भी एक मतलब जो प्रतिरोध होना चाहिए था जिस लेवल का, किसी ने भी आके नहीं किया। जबकि हमारे देश में हमारा ही जब रिजर्वेशन 1992 में लागू हुआ था VP सिंह की गवर्नमेंट में, तो उस टाइम जनरल कैटेगरी के लोगों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में आगजनी लगा दी थी। यहाँ पर जो भी गाड़ियाँ या बसें दिल्ली यूनिवर्सिटी के सामने से गुजरती थी उस पर ये लिखना जरूरी होता था कि हम मंडल विरोधी हैं। मंडल और कमंडल की जो राजनीति शुरू हुई थी वो वहाँ से थी। एक 13% जनसंख्या, जो एक 60% जनसंख्या के जब अधिकार उनको मिल रहे थे तो उन्होंने पूरे देश में आग लगा दी और पूरे देश में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया कि शायद वो तो VP सिंह को अपनी गवर्नमेंट ही छोड़नी पड़ी थी। उस टाइम उनकी गवर्नमेंट चली गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया कि वो आरक्षण को लागू करके ही जाएंगे। लेकिन जब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण लागू हुआ, आरक्षण के 2 ही आधार थे, एक तो सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन और आर्थिक आधार, उसको बना के जबरदस्त एक रिजर्वेशन दिया जिसकी जनसंख्या 13% है टोटल पॉपुलेशन की, उसको 10% सीटें उसके लिए रिजर्व कर दी। और जो टोटल SC ST और OBC का बना के 50% बनता है, टोटल 50% जनरल का था। उसमें तो हमारे जो बच्चे जब एग्जाम देते हैं ना, तो पहले क्या होता है, जो ज़्यादा नंबर लेके आता वो हायर कैटेगरी जनरल कैटेगरी में आ जाता था। लेकिन अभी कई एग्जाम्स ऐसे हैं, इवन मैंने RAS का एग्जाम दिया, उसमें भी जो OBC के बच्चे थे वो ज़्यादा नंबर लाने पर भी OBC जनरल के अंदर शामिल नहीं हुए। तो ये पॉलिसी थी कि जनरल के अंदर भी अब OBC SC ST के जो ज़्यादा नंबर लेने वाले जो बच्चे हैं उनको उसमें जनरल में काउंट ही नहीं किया जा रहा था। तो टोटल 50% रिजर्वेशन इनडायरेक्ट वे में इनके पास था, उसमें 10% तो इन्होंने वैसे काबू कर लिया है। बचा 40% में आपको 27% रिजर्वेशन देके आपको उसके बाहर ही नहीं निकालते हैं। तो टोटल 50% रिजर्वेशन इनके पास है। लेकिन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जब रिजर्वेशन पास हुआ तो हमारी संसद में 1-2 MP वगैरह ने भी कोई बात रखी है कि ये जो है वो गलत है, लेकिन फिर भी हम इसका समर्थन करते हैं। किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो इस बात का विरोध कर सके। कोई समाज के लोग बाहर नहीं आए, कोई स्टूडेंट बाहर नहीं आए। तो कई बार लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे कि हम जैसे भेड़ बकरियां नहीं होते, ये SC ST और OBC हम इस तरह के लोग हैं जिनको हमारी अपने अधिकार का ही नहीं पता, अपनी जो उनके अंदर वो जागरूकता ही नहीं है कि उनके अधिकार क्या है। उनको लगता है कि उन्हें जो गवर्नमेंट से मिल गया, जो दे दिया गया वो बहुत है। हमारे कुछ महापुरुष हुए, भीमराव अम्बेडकर साहब हुए, अन्य महापुरुष हुए, इन्होंने बहुत बलिदान दिया है। बहुत बलिदान देके आज जिस मुकाम पर हमें पहुंचाया है, कम से कम आप उसकी इज्जत करके इनके जो सिद्धांत है, इन्होंने आपको एक संविधान दिया, उसको आप आगे बढ़ाने का काम करें। अगर ये समाज सोच ले कि जो बाबा साहेब ने हमें जो अधिकार दिलवाए हैं वो
वो अधिकार हमें कोई नहीं छीन सकता। चाहे हमें किसी से भी लड़ना पड़े, किसी सत्ता से टकराना पड़े, हम अधिकारों के लिए अपने समाज के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। तो हमारा अधिकार कोई नहीं छीन सकता। लेकिन हम बहुत ही डरे हुए लोग हैं, कुछ भी बात बोलने से पहले डरते हैं और हमारे अंदर जो है वो एकता नहीं है। अब जब लेटरल एंट्री की बात शुरू हुई, इस लेटरल एंट्री में जो लगाए गए हैं वो कुछ पर्टिकुलर कास्ट से लगाए गए। डायरेक्टर और ज्वाइंट डायरेक्टर के पदों पर जो 17 साल बाद एक बच्चा 5-10 साल तो आईएएस की तैयारी में लगा देता है, उसके बाद वो 17 साल नौकरी करता है, फिर वो इस पद पर आता है। उसमें इस गवर्नमेंट ने डायरेक्ट अपने लोगों को भर्ती किया, कुछ पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को, जिसमें अब SC ST और OBC का जो है वो कोई स्थान नहीं है। लेकिन इसका कोई विरोध नहीं हुआ। उसके बाद आप आईएएस में भी देखो कि 2012 के बाद जो है आईएएस का सिलेबस बदलकर ऐसा कर दिया गया कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो बच्चे हैं वो मोस्टली SC ST और OBC से आते हैं या गरीब पृष्ठभूमि के। उसके पहले जो सिलेबस था वो उनके अकॉर्डिंग था। आज जो सिलेबस है वो IIT और IIM से पढ़ने वाले बच्चों के अकॉर्डिंग है, जिन्होंने BTech किया है, इंजीनियरिंग की है या IIT किया है, IIM किया है, उन बच्चों के अकॉर्डिंग है। 2012 के अंदर UPSC के चेयरमैन को चेंज किया जाता है, IIT बैकग्राउंड के इंसान को वहाँ पर लगाया जाता है और उसके अंदर सिलेबस चेंज करके हमारे हिंदी मीडियम का जो रिजल्ट आता था यूपी बिहार से इतने बच्चे तैयारी करते थे, नॉर्थ बेल्ट से जो हिंदी मीडियम में बेल्ट आती है और ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो बच्चे आते हैं उन सबको जो है एक तरीके से बाहर कर दिया गया। 1% भी रिजल्ट, 1% के आसपास भी रिजल्ट जो है हिंदी मीडियम का नहीं आता है। तो कैसे जो है पॉलिसियों के अंदर घालमेल करके हमें अपने अधिकारों से वंचित किया जाता है, इसकी हमें जानकारी होनी होगी। और हमारे जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं हमारे समाज के, उनको अपने समाज के निचले तबके जो लोग हैं, आमजन जो है, सामान्य इंसान है, उन तक इन बातों को पहुंचाना होगा, अवेयर करना होगा कि आपके क्या अधिकार है, क्या नहीं है, किस तरह से पॉलिसियाँ बढ़नी चाहिए, ताकि एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट है एक देश का। हम किसी के विरोधी नहीं है, चाहे वो जनरल कास्ट के हों, किसी भी उसके हों, किसी के विरोधी नहीं है, लेकिन अधिकार तो हर भाई को चाहिए ना अपने देश में। अगर एक जनसंख्या 60% है, एक जनसंख्या जो है 16% और 8% SC ST की, अगर उसको उसके अधिकार नहीं मिले तो 13% जनसंख्या जो आप पे राज कर रही है उसका मतलब क्या है? कि हम लोग मतलब इस देश के हिस्सा नहीं है, हम लोग इंसान नहीं है। आप देखोगे कि कांग्रेस पार्टी ने या और अदर पार्टियों ने काफ़ी चीज़ें उठाई कि नेशनल जो सेक्रेटरी हैं पूरे देश में, 90 सेक्रेटरी में से सिर्फ 3 OBC के हैं और उस 3 OBC वाले में भी आप देखना कि अगर जांच हो तो एक तो फेक ही मिलेंगे, एक ही OBC का सही मिलेगा। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आप देखेंगे तो आपका OBC का एक भी प्रोफेसर नहीं है। अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर कई सालों से लग रहे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जो 8-9 साल से सर्विस कर रहे थे, उन सबको हटा के जो है वो RSS बैकग्राउंड के प्रोफेसरों को भर्ती किया गया है। ऐसे ही जो अग्निपथ योजना लाई गई है वो देश के लिए सबसे घातक योजना है। देश को गुलाम बनाने के लिए हर तरीके से जो ट्रेंड लोग हैं उनको आर्मी से बाहर निकाल कर, और उनको जब ये 22-23 साल के बच्चे 4-6 महीने की वहाँ ट्रेनिंग लेकर 4 साल के वहाँ नौकरी करके जब ये वापस आएंगे तो अगर पढ़ाई से नाता छूट जाता है तो ये कंपटीशन कोई पास कर पाएंगे क्या? कोई कंपटीशन पास, ये सिर्फ फिजिकल निकाल सकते हैं किसी का, पुलिस का, हरियाणा पुलिस का, दिल्ली पुलिस का या और किसी स्टेट पुलिस का, लेकिन ये उस टेस्ट में पास नहीं हो पाएंगे। टेस्ट में पास होंगे 2-3 साल उनको फिर से तैयारी करनी पड़ेगी। कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि जब वो फिर 2-3 साल तैयारी करेंगे तो उससे वैसे बाहर आ जाएंगे, जो एज क्राइटेरिया उससे बाहर आ जाएंगे। 24 साल के तो यहाँ पर हो जाएंगे, 21 साल के यहाँ भर्ती होते हैं, 4 साल नौकरी करी, 25 साल और आके 3 साल जब फिर टेस्ट की तैयारी करनी होगी, 25 और 3 28 साल, तो ये फौज पुलिस में तो लग नहीं सकते। जाएंगे किस में? ट्रेंड लोग हैं, एक जज्बा है, एक उम्र है, अपनी पहचान बनाने का एक क्राइसिस है उस टाइम, तो जितनी भी गैंग बनी हुई है ये इनको हायर कर लेंगी। इवन जो पार्टी है उनका भी अपना एक अलग वो चलता है कि मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, वो लोग इन्हें शामिल कर लेंगे और इनके द्वारा फिर एक जो गरीब तबका है, जो सामान्य लोग हैं, उनको डराया धमकाया जाएगा, उनको हर तरीके से उन पर लगाम जो है वो लगाई जाएगी। दूसरा, जो हमारी खुद की जो देश की जो सुरक्षा है वो भी खतरे में है, क्योंकि 4 साल की नौकरी करने वाला जो इंसान है वो अगर उसको अपनी परिवार की सुरक्षा ही नहीं है। अंग्रेजों ने एक पॉलिसी चलाई थी, IAS और IPS जब बनाए तो अंग्रेजों ने उन्हें कहा था इस देश पे हमें राज करना है, और राज करने के लिए क्या करेंगे, आपके सारे दुख जो है हमारे, आपको सारी फैसिलिटी दी जाएंगी और आपका परिवार हर चीज़ सुरक्षित रहेगी, लेकिन आप जो है वो हमारे लिए काम करोगे। तब जो है वो IAS IPS की सर्विस जो है वो डॉक्टर पटेल जी ने कहा था कि ये भारत की जो स्टील है वो है, भारत की जो रीढ़ है वो है IAS IPS, क्योंकि उनको सारी सुविधाएं दी जाती थी, परिवार की सिक्योरिटी दी जाती, इसलिए वो देश के लिए काम कर सके। जिन बच्चों को परिवार की सिक्योरिटी नहीं है, उसकी खुद की उनकी लाइफ का क्या होगा, कि सिक्योरिटी नहीं है, वो क्या अपने बॉर्डर पे खड़े होकर अपने देश के लिए जान देंगे। हर किसी को अपने परिवार की चिंता रहती है, अपने
रोजगार की चिंता रहती है। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं। उसके बाद जो है कि महिला आरक्षण जो बिल है, देश 76 ईयर्स हो गए देश को आज़ाद हुए, लेकिन आज भी महिलाओं को कोई अधिकार नहीं मिला है। एडमिनिस्ट्रेशन में आप देख लो, कई महिलाएं नहीं है। आप एमएलए एमपी में देख लो, कई महिलाएं नहीं है। जितना उनका परसेंटेज होना चाहिए वो नहीं है। आज भी कुछ गिनी चुनी महिलाएं, और जो गिनी चुनी है वो भी किससे है, जो पहले से राजनीति में जो परिवार है, जो बिजनेसमैन है, उनकी बहू और बेटियां हैं, जो सामान्य परिवार से उठ के गई है। वो शायद कुछ उंगलियों पे आप गिन सकते हो, मायावती जी हैं, ममता बनर्जी है, साउथ में जयललिता है, या एक दो नाम और हो सकते हैं। इस तरीके से जब ये बिल अब इतने साल बाद जब पास हुआ है, इस बिल का विरोध कर रही थी क्षेत्रीय पार्टियां। वो क्षेत्रीय पार्टियां इसलिए विरोध नहीं कर रही थी कि वो महिला विरोधी है। उन्होंने ये कहा था कि ओबीसी जो महिलाएं हैं उनका जो रिजर्वेशन है वो इसमें जो है वो निश्चित होना चाहिए। लेकिन इन्होंने फिर से वही बिल पास कर दिया और ओबीसी की जो महिलाएं हैं उनको कोई रिजर्वेशन नहीं दिया गया। अब ये जो इनकी जो महिलाएं हैं जो पहले से एस्टेब्लिश होके बैठे हैं, ये उस एंट्री से उन्हीं महिलाओं को लेकर आएंगे। ना तो इसमें ओबीसी का प्रतिनिधित्व होगा, ना एक सामान्य परिवार से आने वाली लड़की जो है उसका प्रतिनिधित्व होगा। बहुत सारी इसमें बातें करने के लिए हैं। आप उच्च न्यायपालिका में देख सकते हो, कॉलेजियम सिस्टम जिस तरीके से काम कर रहा है, उसमें कितने जज जो हैं आपके हैं, कोई भी नहीं है अगर आप देखोगे तो। इससे बात यह है कि 76 ईयर्स बाद भी ये सुधार क्यों नहीं हुए। एनालिसिस इस बात पे करने के मुद्दे सभी को पता है कि मुद्दे क्या क्या हैं, लेकिन एनालिसिस हमें अपने आप का करना चाहिए। कितने साल बाद भी हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक क्यों नहीं हुए। हम अपने बच्चों को ये क्यों नहीं सिखा सके कि वो IAS IPS बनकर ऊपर तक पहुंचे। एडमिनिस्ट्रेशन में बाबा साहब ने कहा था कि अगर देश चलाना है और अपना अधिकार मांगना है तो सबसे पहले अपने बच्चों को एडमिनिस्ट्रेशन भेजो, पॉलिटिक्स में भेजो। अपने बच्चों को कावड़ लाने के लिए तैयार मत करो या कलर बनाने के लिए तैयार मत करो। लेकिन हमने सिर्फ अपने बच्चे कावड़ लाने के लिए तैयार किए, कलर बनाने के लिए तैयार किए, ना तो उन्हें पॉलिटिक्स में भेजा, ना एडमिनिस्ट्रेशन भेजा। आज जब भी सामान्य परिवार का बच्चा जब एक पॉलिटिक्स में जाने के लिए भी शुरुआत करता है तो उसको लोग बोलते हैं, अरे पॉलिटिक्स में तो बहुत पैसा लगता है, तुम कैसे लाओगे। क्या हमारा जो समाज है वो इतना छोटा है? अगर हम अपने समाज के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए काम करें तो समाज कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकता क्या, ताकि हमारे लोग वहाँ पर जाएं? लेकिन ऐसा कोई नहीं करता है। और जो पहले से एस्टैब्लिश लोग हैं उन्हीं की गुलामी चलती रहती है। और आज भी राज उन्हीं का है जिनका स्वतंत्रता से पहले था। वही राजा महाराजा थे या जो पैसे वाले लोग थे, आज भी राज वही कर रहे हैं। सिर्फ नाम की डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी जो है वो ग्राउंड पे लागू ही नहीं हुई। इसलिए अब समय आ गया है। अगर 2024 का इलेक्शन अगर इसी गवर्नमेंट ने जीत लिया तो मैं ये कहती हूँ कि देश से संविधान, ये अधिकार, ये बोलने की आज़ादी, और आज आप इस रामलीला ग्राउंड में जो खड़े हुए सब खत्म हो जाएगा। आप देख सकते हो कि 2014 से पहले कितने आंदोलन होते थे देश में। हर किसी को बैठने का मौका दिया जाता था, हर किसी को बोलने की आज़ादी थी। लेकिन अब एक आंदोलन ऐसा बता दो जो रात में भी हो रहा हो। क्या रामलीला ग्राउंड में OPS 1 रैंक ओल्ड पेंशन स्कीम वाले जो सैनिक है, क्या वो आंदोलन नहीं करना चाहते थे? लेकिन परमिशन नहीं दी जाती। परमिशन आपको दी जाएगी सुबह 10 से 5 बजे तक की, ताकि आप अपना जो भी रोना धोना है वो करके आप चले जाओ। आप ऐसा कोई माहौल पैदा ना कर सको देश में कि वो लोकपाल जैसा आंदोलन बन जाए या बाबा रामदेव वाला जैसा आंदोलन बन जाए, अन्ना हजारे वाला आंदोलन बन जाए, ये सब आंदोलन ना बन सके। इसलिए कहीं भी देश में किसी आंदोलन को परमिशन नहीं दी जाती। मैं भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आई और हमने बहुत सारे आंदोलन किए, सुप्रीम कोर्ट में हमारे केस भी डले और हमने मुखर्जी नगर में आंदोलन भी किया था। लेकिन किसी भी आंदोलन के लिए जो है परमिशन आपको बैठने की नहीं दी जाएगी। कहीं पर भी आपको अपनी आवाज़ रखने का, अपनी बात रखने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। हर चीज़ जो है, हर सिस्टम जो है एक आइडियोलॉजी के अनुसार जो है बदल दिया जाता है। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी अपने कम शब्दों में कि अभी सिर्फ ये 2024 मई तक का समय है, जब तक इलेक्शन है। अभी भी जाग जाओ, नहीं तो आप अपनी जो आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उसको एक गुलाम भारत दे के जाएंगे। और मैं अभी अपने इन्हीं शब्दों के साथ जो अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।